अगर आप भी जेनजी हैं तो आज का इंडिया टाइम आपको भी देखना चाहिए। आज आपको बताएंगे कि क्यों जेनजी को जॉब नहीं देना चाहती हैं कंपनियां। साथ ही बात करेंगे कि ईरान ने कौन सी मिसाइल दाग दी जिससे इजराइल ही नहीं पूरा यूरोप थर्रा उठा। उसके बाद बात करेंगे कि महाराष्ट्र में 3 भाषा पॉलिसी पर क्यों विवाद हो रहा है। और जानिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंधु क्या है। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे हैं इस समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं कि ईरान ने कौन सी मिसाइल दाग दी जिससे इजराइल ही नहीं पूरा यूरोप भी थर्रा उठा। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव ने अब और खतरनाक रूप ले लिया है। तेहरान ने आधिकारिक रूप से पुष्टि की है कि उसने इजराइल पर हमले के लिए अपनी लंबी दूरी वाली सेजल मिसाइल का इस्तेमाल किया है। यह पहली बार है जब ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसे IRGC भी कहते हैं, उसने इस मिसाइल का युद्ध में उपयोग किया है। ईरान वायर की रिपोर्ट के अनुसार यह हमला ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत किया गया, जो ईरान की जवाबी कार्रवाई की एक श्रृंखला है। IRGC का दावा है कि उन्होंने इजराइल में मोसाद कार्यालय, वायुसेना के अड्डे और खुफिया केंद्रों को निशाना बनाया है। हालांकि स्वतंत्र सैन्य विश्लेषकों द्वारा नुकसान की पुष्टि अभी की जा सकती है। सेजल मिसाइल ईरान द्वारा विकसित की गई है। 1-2 स्टेज ठोस ईंधन वाली सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी अनुमानित रेंज 2000 किलोमीटर तक है, जिसमें यह पूरे इजराइल और दक्षिणी पूर्व यूरोप तक को हमला कर सकती है। इसकी लंबाई 18 मीटर, जिसे हम 49 फीट भी कह सकते हैं, उतनी लंबी ये मिसाइल है और ये लगभग 700 किलोग्राम का विस्फोटक अपने साथ ले जाने में सक्षम है। कुछ अनौपचारिक रिपोर्ट्स के अनुसार इसके कुछ वेरिएंट्स की मारक क्षमता 4000 किलोमीटर तक भी जा सकती है। सेजल की एक खासियत और भी है कि यह ठोस इंजन से चलने वाली मिसाइल है, जिससे इसे तेजी से लॉन्च किया जा सकता है और इसकी मोबिलिटी बेहतर होती है। यह दुश्मन के रडार और डिफेंस सिस्टम से बचकर हमला करने में सक्षम है, जिससे यह इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली जैसे आयरन डोम और एरो सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। सेजल का युद्ध में उपयोग ईरान के लिए एक रणनीतिक बढ़त का संकेत दे रहा है। अब ईरान को इजराइल पर हमला करने से हिजबुल्लाह या सीरिया इराक की मदद की जरूरत नहीं होगी। अगर IRGC का दावा सही है कि उन्होंने इजराइल की सुरक्षा प्रणाली में सेंध लगा ली है, तो यह इजराइल की बहुस्तरीय डिफेंस प्रणाली की क्षमता पर सवाल खड़े करने वाला है। इससे इजराइल को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है और संभव यह भी है कि उसे अमेरिका से और अधिक सैन्य सहयोग मांगने पे मजबूर किया जा सकता है, या फिर ईरान के अंदर उसे सीधे हमले करने होंगे। फिलहाल इजराइल ने हमले को लेते हुए नुकसान की अभी पुष्टि नहीं की है, लेकिन सेजल मिसाइल के उपयोग से इस संघर्ष और इस युद्ध को गंभीरता को मापा जा सकता है। अब बात करते हैं अपनी दूसरी खबर का कि महाराष्ट्र में 3 भाषा पॉलिसी पे क्या विवाद हो रहा है। महाराष्ट्र की सियासत को आप सुर्खियों से अलग नहीं रख सकते। इस समय एक ताजा मामले को लेकर के वहां गर्मा गर्मी बनी हुई है। नई 3 भाषा नीति को लेकर विपक्ष हमलावर है। हुआ ये कि महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पहले से ही 5वीं कक्षा तक छात्रों को हिंदी सामान्य रूप से तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी। इस आदेश के बाद विवाद शुरू हो गया। विपक्ष ने घेर लिया और जिस पे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सफाई देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि हिंदी पढ़ाना अनिवार्य नहीं है, छात्र किसी भी भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में चुन सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बवाल के बाद कहा कि राज्य सरकार का मकसद भारतीय भाषा को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसे हम लोग न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया जा रहा है, जिसमें मातृभाषा के साथ 2 अन्य भाषा सीखना जरूरी है। हिंदी को सिर्फ एक सामान्य विकल्प के तौर पे रखा जाएगा, लेकिन अगर एक कक्षा में कम से कम 20 छात्र किसी दूसरी भाषा की मांग करते हैं तो वह भाषा भी पढ़ाई जा सकती है। मराठी सभी स्कूलों में अनिवार्य रहेगी। हम लोगों ने देखा था कि मराठी को लेकर के महाराष्ट्र में काफी ज्यादा विवाद भी हो रहा था। कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सपकाल ने इसे हिंदी थोपने की सुनियोजित साजिश बताया। उधर विपक्ष ने इस नीति को लेकर सरकार को घेर लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि फडणवीस मराठी लोगों की छाती में छुरा भोंक रहे हैं और हिंदी को पीछे दरवाजे से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन सिंधु क्या है। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारत सरकार ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विशेष निकासी अभियान, जिसे ऑपरेशन सिंधु का नाम दिया है, और इसे शुरू कर दिया है। यह ऑपरेशन विशेष रूप से उन भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया जो इस समय ईरान में फंसे हुए हैं।
आपको बता दें, विदेश मंत्रालय ने 18 जून 2025 को घोषणा की थी कि इस अभियान के तहत उत्तरी ईरान से 110 भारतीय छात्रा को सफलतापूर्वक निकालकर आर्मेनिया पहुंचा दिया गया है, जहां से उन्हें विशेष विमान के माध्यम से भारत लाया गया। बता दें कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने मई महीने में पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। ईरान के उर्मिया विश्वविद्यालय में पढ़ रहे 110 भारतीय छात्रों को ऑपरेशन सिंदूर के तहत सफलतापूर्वक निकाल लिया गया है। इसमें से 90 छात्र जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को देखते हुए 17 जून को इन छात्रों को सड़क मार्ग से ईरान से आर्मेनिया पहुंचाया गया। इसके बाद 18 जून को दोपहर 2:55 पे यरवेन, जो कि आर्मेनिया की राजधानी है, वहां पे एक विशेष विमान के जरिए उन्हें भारत भेजा गया। यह विमान 19 जून की सुबह दिल्ली पहुंच गया। अब बात करते हैं अपनी आखिरी खबर का कि जेनजी को जॉब क्यों नहीं देना चाहती हैं कंपनियां। देश भर में जॉब मार्केट में उथल पुथल देखने को मिल रही है। लोगों के लिए नौकरी पाना मुश्किल हो चुका है। इसी बीच अमेरिकी कंपनी को एक बड़ी मुसीबत से जूझना पड़ रहा है। कंपनी का कहना है कि वह इन दिनों जेनजी उम्मीदवारों से घोस्टिंग का सामना कर रही है। इसकी नियुक्ति मुश्किल हो गई है। घोस्टिंग का मतलब होता है कि बिना किसी को बताए गायब हो जाना। नई पीढ़ियों के उम्मीदवार अमेरिकी कंपनियों के साथ साथ इस घटना को सबसे ज्यादा अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर आपको बता देते हैं कि जेनजी कौन होते हैं और किन्हें कहा जाता है कि वो जेनजी हैं। जेनजी उन लोगों को कहा जाता है जो 1997 से 2012 के बीच में पैदा हुए हों। यह पीढ़ी मिलेनियल्स के बाद आती है। पहले घोस्टिंग से इक्का दुक्का केस ही सामने आते थे, लेकिन अब से ये आम हो गया है। नौकरी के आवेदन बिना किसी साफ सफाई दिए कंपनी के साथ अचानक बात करना बंद कर देने को घोस्टिंग कहते हैं। यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। दरअसल resume.org द्वारा जून 2025 में किए गए एक सर्वे में यह बताया गया। इसमें 1115 अमेरिकी हायरिंग मैनेजर्स ने हिस्सा लिया। ज्यादातर हायरिंग मैनेजर ने स्वीकार किया कि उन्हें जेनजी उम्मीदवारों से घोस्टिंग का सामना करना पड़ रहा है। वे बिना बताए कंपनी से गायब हो जाते हैं। सर्वे में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह सामने निकल करके आई कि 10 में से एक हायरिंग मैनेजर अब जेनजी उम्मीदवारों को जॉब देने से बच रहे हैं। resume.org के सर्वे में शामिल आधे से ज्यादा हायरिंग मैनेजर्स ने बताया कि जॉब ऑफर देने के बाद घोस्टिंग का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि लोग जॉब ऑफर तो ले रहे हैं, इसके बाद वे कंपनी से कनेक्टिविटी नहीं दिखा रहे या फिर उनसे कनेक्ट करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। मौजूदा घटनाक्रम की वजह से कंपनियां निराश हो चुकी हैं और अब इसकी पूरी वर्कफोर्स के ऊपर भरोसा खो चुकी है। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि जेनजी सिर्फ कंपनी का ईमेल पे जवाब नहीं दे रहे, बल्कि वे फैसला भी नहीं ले पा रहे हैं। वह इससे भी ज्यादा परेशानी खड़ी कर दे रहे हैं। घोस्टिंग की घटना ऐसे स्टेज पर आ चुकी है जिसमें जानकर आपको माथा पकड़ लेंगे। कुछ ऐसे उम्मीदवार हैं जो पहले जॉब ऑफर स्वीकार कर लेते हैं और उसके बाद बिना किसी ऑनबोर्डिंग प्रोसेस के गायब हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो पेपर वर्क के लिए सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देते हैं और फिर जॉब के पहले दिन ही नहीं आते। ये थी तमाम न्यूज अपडेट्स आज के लिए। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे थी हमारी साथी अनंता।